गुड इवनिंग, नमस्कार, जय श्री राधे राधे। आप सभी बच्चों को वेलकम है आज के सेशन में। बच्चों, आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में क्या क्या पढ़ेंगे ये देख लीजिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्टिविटी नंबर 1, 2 एंड 3 और इसके साथ साथ समझेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, और फिर हम लोग समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो आज का ये गोल है, ये टारगेट है, इतना आज हम लोग क्लास में करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले जो भी बच्चा लेक्चर नंबर 1 नहीं देख करके आए हैं, आप लोग चैनल पर जाकर के पहले उसको देख लीजिए। ठीक है, उस लेक्चर में डिटेल में समझाया गया है केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज के बारे में। ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप लोग लेक्चर 1 देखिएगा, फिर से आप लेक्चर 2 पाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। तो बच्चों, जब आप एक्टिविटी नंबर 1 को पढ़ोगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है, एक मैग्नीशियम के रिबन को लेना है। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को ले लेना है। मैग्नीशियम रिबन लेने के बाद उसको क्या करना है, सैंड पेपर से, ठीक है, सैंड पेपर से रब करना है। अब यहां पर सवाल ये बनता है कि सर हम लोग मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले सैंड पेपर से रबिंग क्यों करते हैं। ठीक है, ये सवाल आपके एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चन में भी है और साथ ही साथ ये सवाल भी बनता है बोर्ड एग्जाम में भी, ऐसा सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझिए ध्यान से कि इसके पीछे रीजन क्या है। बच्चा पार्टी, अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम का, तो मान लेते हैं कि मैग्नीशियम रिबन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझना, आपके इन्वायरमेंट में क्या होता है बालक, एयर होता है। ठीक है, और एयर को हम लोग बोलते हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, यानी कि एयर के अंदर प्रेजेंट होता है बहुत सारे गैसेस, जैसे नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारा गैसेस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। बात पकड़ में है। तो जब मैग्नीशियम को एटमॉस्फेयर में आप छोड़ दोगे तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर बना लेता है अपने ऊपर। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बना लेता है, लेयर बना लेता है। ठीक है, जिसके वजह से हम लोग उसको अच्छे तरीका से क्या नहीं कर सकते हैं, बर्न नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई सैंड पेपर से रब किया जाता है, ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर क्या हो, हट जाए, फिर से उसको अच्छे तरीके से स्ट्रांगली हीट करके जलाया जा सके या फिर बर्न किया जा सके। ठीक है बच्चों, तो पहला बात समझ आ गया कि हम लोग मैग्नीशियम रिबन को किस सैंड पेपर से रब क्यों करते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, जब मैग्नीशियम रिबन को आप लोग रब कर लोगे और रब करने के बाद उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में स्ट्रांगली हीट करोगे। ठीक है, तो क्या होगा, देखो यहां पर एक लाइन लिखा हुआ है, पहले से इसको हम लिख करके लाए हैं। When magnesium ribbon is strongly heated in the presence of oxygen, it burns with white dazzling
with a dazzling white flame and forms white magnesium oxide powder। बात पकड़ में नहीं आया? हमको मालूम है नहीं आया होगा, ठीक है, समझो ध्यान से। जैसे मान लेते हैं सर कि ये क्या है, एक मैग्नीशियम का रिबन है, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, जलाएंगे, आग लगा देंगे नीचे सभी, अभी आग लगा देते हैं। अब इसको क्या करेंगे, ऑक्सीजन के, अच्छा एक बात आपको मालूम है, बिना ऑक्सीजन के किसी भी चीज को जलाया नहीं जा सकता है, ठीक है, जब तक ऑक्सीजन नहीं होगा तब तक किसी भी चीज को बर्न नहीं किया जा सकता है। और इसी चीज को आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, तो किसी भी चीज को जलाने के लिए क्या जरूरी है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो है, ठीक है। चलो अब मैग्नीशियम रिबन को हम लोग क्या करेंगे, बर्न करेंगे, जला देते हैं, सीधे नीचे से आवरण सलाई मार देते हैं, सीधे जल जाएगा, ठीक है ना। जब ये जलेगा तो व्हाइट कलर के एक डेजलिंग फ्लेम निकलता है, जब ये जलेगा बालक तो व्हाइट कलर का एक डेजलिंग फ्लेम निकलेगा, ठीक है ना। जैसे कोई चीज जलाते हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि पेपर में आग लगा दिए तो पीला कलर का फ्लेम दिखता है ना बालक, उसी तरीका से इसको जलाएंगे तो व्हाइट कलर की डेजलिंग फ्लेम निकलेगा, और उस व्हाइट डेजलिंग फ्लेम में अल्ट्रा वायलेट रेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि यदि आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उस समय आप लोग चश्मावा लगा लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आपका आंख डैमेज हो सकता है परमानेंटली। क्यों? क्योंकि इससे निकलता है अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है, और यही अल्ट्रा वायलेट रेज जब आपके आई पे पड़ेगा तो आपको आंख को परमानेंटली डैमेज कर देगा, इसीलिए चश्मा पहनना जरूरी है, ठीक है। चलो इस सवाल भी बनता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाते समय हम लोगों को चश्मा क्यों वेयर करना चाहिए, क्यों पहनना चाहिए, ठीक है। तो बात पकड़ में आ गया, क्योंकि इसके जलाते हैं मैग्नीशियम रिबन को तो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम निकलता है जिसमें अल्ट्रा वायलेट रेज होता है, ठीक है। यहाँ पर देख लो, ये जो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम निकल रहा है, इस व्हाइट डेजलिंग फ्लेम में क्या होता है बच्चा, अल्ट्रा वायलेट रेज होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज, या फिर आप यूवी रे बोल दो, ठीक है। और यही जब अल्ट्रा वायलेट रेज आपके आई पर पड़ता है तो आपका आई परमानेंटली डैमेज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए एक्सपेरिमेंट करते समय सावधानियां बताया जाता है कि आप चश्मा जरूर पहनिए, ठीक है। चलो तब समझ में आ गया कि मैग्नीशियम रिबन को जब स्ट्रांगली हीट करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तब एक व्हाइट कलर का डेजलिंग फ्लेम निकलेगा, और सर जलाने के बाद तो राख बन जाएगा, है कि नहीं, बात को करना है। अरे कोई भी चीज को जलाएंगे तो राख बनेगा ही ना, क्या, ठीक है, हाँ जी। तो जब मैग्नीशियम रिबन को जला देंगे ना तो इसका बन जाएगा एस राख। अब ये जो एस होगा, एस कौन सा एस, राख वाला एस, ठीक है, फैशन वाला एस नहीं बोल रहे हैं, बात समझो। ये जो एस होगा ये बच्चा व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर का तुम्हारा एस निकलेगा, और इसी व्हाइट कलर का एस को क्या बोल देंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोल देंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोल देंगे, ठीक है। यानी कि सर यहाँ पर हो ये रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जा रहा है, और रिएक्ट करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर दे रहा है, बात पकड़ में आया जी, यही काम यहाँ पर हो रहा है, ठीक है बच्चा। इसको आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर मिलते हैं। चलिए हो गया, अब इसको मिटा देते हैं।
अब देखो बालक, अब देखो इतना बड़ा लंबा चौड़ा एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसको छोटा सा में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। बेसिकली हो क्या रहा है कि मैग्नीशियम का रिबन है, यानी कि मैग्नीशियम ठीक है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ तक बात क्लियर है। अभी बताएं तो मैग्नीशियम रिवर है, जैसे मान लेते हैं, रुको एक एग्जांपल दिखा देते हैं। ये देखो, इसको मान लो क्या, मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन मान लो। अब इसको जरा सा जलाकर दिखाएंगे तो जरा सही आएगा, ठीक है। थोड़ा सा हाँ, अब ये रहा मैग्नीशियम रिबन, ये रहा माचिस का तिनका, माचिस। तो आप लोग ये माचिस से नहीं करना है, ठीक है ना, माचिस से नहीं करना है। एक पेयर ऑफ टॉन्ग्स होगा, उससे पकड़ना है मैग्नीशियम रिबन को, और तब जाकर के जलाना है इसे दूर करके, ठीक है। आपको बस समझा रहे हैं। ये मान लेते हैं कि मैग्नीशियम रिबन है। अब इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी कि इसको थोड़ा सा अपन जलाएंगे। ये देखो आग धरा दिया, ठीक है, धुआं हो जाएगा बिल्कुल, क्लास में आग धरा दिया, ठीक है, भूत नहीं रहा है, आग लग जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। देखो अब सुनो, अब जरा सुनो। अब देखो बालक, हाथ में दिख रहा है, हाँ ये ऐस राख राख दिख रहा है ना, हाँ। अब यहाँ पर पेपर का राख तो एकदम करिया निकल गया, पेपर का राख करिया निकल गया, ठीक है। लेकिन जब आप मैग्नीशियम रिबन को जलाओगे तो उसका जो एस निकलेगा, व्हाइट कलर का निकलेगा, ठीक है ना। चलो तुम्हारे चक्कर में थोड़ा सा जल्दी मच गया, थोड़ा सा। तो अब देखो बालक कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट होने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो आप समझो कि केमिकल रिएक्शन को हम सर किस तरीका से लिखते हैं, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन को किस तरीका से लिखा जाता है, ठीक है बच्चों। तो समझो ध्यान से, केमिकल रिएक्शन को बेसिकली इसी तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। बीच में एक एरो रहता है, और इसके एरो के ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, है ना। ये राइट और ये लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। तो यहाँ जो लेफ्ट है, लेफ्ट साइड में जो होता है बच्चों, उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक है। और लेफ्ट साइड में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। बात पकड़ में आ गया। सर रिएक्टेंट क्या होता है ये भी जरा बता दीजिए। तो लो सुन लो, रिएक्टेंट क्या होता है। The substance which participate during chemical reaction, केमिकल रिएक्शन के समय जो सबस्टांस रिएक्ट होगा, पार्टिसिपेट करेगा बच्चों, उससे को बोलेंगे क्या, रिएक्टेंट, ठीक है ना। जैसे देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है,
इसको रिएक्टेंट बोलेंगे, और जो नया सबस्टांस फॉर्म्ड होगा उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। ठीक है, तो न्यू सबस्टांस फॉर्म्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। जो नया सबस्टांस का फॉर्मेशन होगा केमिकल रिएक्शन के समय उसको क्या बोलेंगे, क्या, प्रोडक्ट। ठीक है सर, बीच में जो ये तीर मार दिए हैं, तीर ये क्या कर रहा है बताते हैं। तो बीच में जो एरो दिख रहा है बालक, ये शो करता है, शोज डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के डायरेक्शन को बताने का काम करता है वो। ठीक है, तो तीर का ये जो दिख रहा है हेड की तरफ आपका प्रोडक्ट होता है और टेल की तरफ रिएक्टेंट। हेड की तरफ प्रोडक्ट, टेल की तरफ रिएक्टेंट। बात पकड़ में आ गया, यहां तक पूरा बात क्लियर है। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुआ जहां पर एक नया सबस्टांस बना जिसको क्या बोले, प्रोडक्ट। और केमिकल रिएक्शन में जो सबस्टांस पार्टिसिपेट किया उसको रिएक्टेंट बोल दिए। ठीक है, अब एक बात बताओ जरा, थोड़ा सा एक सवाल मेरे मन में भी आ रहा है, पूछ ले क्या, पूछ ले, पूछ ही लेते हैं। ठीक है, बताओ जरा, यहाँ पर जब एक केमिकल रिएक्शन हुआ तो इस रिएक्शन में क्या क्या चीज हुआ। ठीक है, तो तुम बोलोगे कि सर पहला चीज ये यहाँ पर न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन हुआ है, न्यू सबस्टांस फॉर्म। ठीक है, बात पकड़ में आ गया। अब दूसरा चीज, सर ये जो नया सबस्टांस बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज, मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल प्रॉपर्टीज टोटली इंटायरली डिफरेंट होगा। किससे, मैग्नीशियम से भी और ऑक्सीजन से भी। यानी कि अच्छा, यानी कि इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड तो सर बना है ऑक्सीजन और मैग्नीशियम से, तो इसको हम बोल सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, है ना। फिर से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना हुआ है ऑक्सीजन और मैग्नीशियम से, तो ऑक्सीजन को और मैग्नीशियम को बोल सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। ठीक है ना, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल प्रॉपर्टीज इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से इंटायरली डिफरेंट होगा। कोई दिक्कत नहीं है, बात करने आ गया। ठीक है, तो दूसरा बात क्या लिखे, केमिकल प्रॉपर्टीज जो होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज किसका, नया सबस्टांस का, वो इंटायरली डिफरेंट होगा उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से। ठीक है, और इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। यानी कि जो केमिकल रिएक्शन के दौरान आप एब्जॉर्ब किए उसी चीज को डेफिनेशन में एज इट इज उतार दो। ठीक है, आप डेफिनेशन लिख के दिखा दे, बताओ जरा, दिखा देना। ठीक है, देख लो, इसको नोट कर लिया, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्शन था, इसको लिख लो, जरा सा लिख लो, थोड़ा सा लिख लो, इसको जरा मिटा देते हैं। लिख लिया, गुड, बच्चा सब समझदार लिख लेता है। एक बात और ध्यान रखना, नोट्स प्रॉपर तरीका से बनाना, कॉपी पेन लेकर के ही क्लास करना। ठीक है, मजाक में वीडियो खोल के नहीं बैठते ना, मजाक चल रहा है, मजा आ रहा है, एक तो क्या है। ठीक है, कॉपी पेन लेकर के क्लास में बैठना, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना, और इसके बाद
एनसीईआरटी का रीडिंग एक बार जरूर करना, ठीक है, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट आपका। फिर जाकर के आप लोग पीवाईक्यू बनाओगे, ठीक है, एनसीईआरटी का सवाल बनाओगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का सवाल बनाओगे, है कि नहीं। अगर ये सारा चीज हम खुद करवा दे तो मजा आ गया, मजा आ गया। मतलब सब कुछ मास्टर करवाया, तुम कुछ नहीं करोगे, थोड़ा सा अपना हाथ पर चला दो, ठीक है ना। हालांकि कराएंगे जरूर, डर कराएंगे जरूर। अब देखो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन ठीक है, लिखना द प्रोसेस in which new substance are formed with different chemical properties that has entirely different from its constituent particles ठीक है जी। अब जरा देखो डेफिनेशन को ध्यान से देखो क्या लिख रहा है। देखो द प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टांस आर फॉर्म्ड, ठीक है, अभी अभी आपको बताया है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान नया सबस्टांस का फॉर्मेशन होती है, ठीक है, विथ डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है बालक, डिफरेंट होता है, और साथ ही साथ इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कि उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से इंटायरली या फिर टोटली क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसे क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लो बढ़िया से। आई थिंक ये तुम लोग नोट कर लिया होगा, इसको भी डाल देते हैं, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ जरा, क्या ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन का, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है, इसी चीज को अगर हम इसके सिंबल के फॉर्म में लिख दे तो ये रहा आपका मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है, मिलकर के क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सर ये तो सिंबल नहीं है, ये रहा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है बालक, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, और इसका कलर जो होता है बालक व्हाइट होता है, ठीक है, याद रखना इसका कलर क्या होता है, व्हाइट होता है, ठीक है। इसके बाद पर एक और चीज आप बता दो कि सर केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं, इसका डेफिनेशन हम बता चुके हैं,
बता चुके हैं। ठीक है, देखो केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को ही क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, लिखना द symbolic और formula representation of chemical reaction is called chemical equation. ठीक है बच्चों, तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक या फिर फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन को ही केमिकल इक्वेशन बोला है। बात पकड़ में आ गया, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाक से जल्दी। हो गया, डन है जी, डन। ओके, अब इसको कर देते हैं इरेज, मिटा देते हैं। ठीक है ना, अब समझना है एक्टिविटी नंबर 2 और एक्टिविटी नंबर 3 और उसके साथ साथ एक और टॉपिक जिसका नाम है क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बच्चा पार्टी, केमिकल रिएक्शन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिसको आप देख लीजिए। ठीक है, 5 होता है बेसिकली। कौन कौन, नंबर 1 में इवोल्यूशन ऑफ गैस, नंबर 2 फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, थर्ड में चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट और चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट और चेंज इन टेम्परेचर, ये 5 के 5 आपका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और इसका एग्जांपल भी बता ही देते हैं, तब तो बात पकड़ में आएगा। हाँ, तो एग्जांपल को समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा एक्टिविटी नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं एक्टिविटी नंबर 2। आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 2 क्या बोलता है, एक्टिविटी नंबर 2 में आप अगर पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर पोटेशियम नाइट्रेट लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब बना लेते हैं, ये रहा एक टेस्ट ट्यूब। ठीक है ना, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लेते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, सॉरी लीड नाइट्रेट होता है। ले लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं किताब में क्या लिखा हुआ है, 2 मिनट।
बच्चा पार्टी आप समझना, ठीक है। टेस्ट ट्यूब के अंदर एक्टिविटी 2.2 में लिखा हुआ है कि आप टेस्ट ट्यूब के अंदर लीजिए लीड नाइट्रेट, ठीक है, लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन, लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लीजिए और इस टेस्ट ट्यूब में ऐड कीजिए पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन, ठीक है। लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है टेस्ट ट्यूब में और पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन को ऐड करना है। तो मान लेते हैं यहाँ पर रखा हुआ है, ऐसे देख लो, यहाँ पर रखा हुआ है पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। ये आपका क्या है, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो अब इस पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को ऐड कर देते हैं इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये लीजिए ऐड कर दिए टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है। ऐड करने के बाद आपको एक बात तो मालूम चल रहा होगा कि सर लीड नाइट्रेट में और पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगा सर, ठीक है। चलो तो इसको लिख देते हैं। लीड नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। और इसका क्या होता है, Ki, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोगों को सिखाया गया होगा क्लास 9th में जब आप लोग आयंस पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखिए बेसिकली वो क्या रहा है, लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन, ठीक है, प्लस पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन जब रिएक्ट करेगा बच्चों, तो रिएक्ट करने के बाद ये फॉर्मेशन करेगा किस चीज का, कैसे फॉर्म होगा बता देते हैं। देखो लीड पर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, +2 चार्ज होता है इस पे, और नाइट्रेट पर -1 चार्ज होता है, ठीक है। पोटेशियम पर +1 चार्ज होता है और आयोडाइड पर -1 चार्ज होता है, ठीक है। तो ये जो प्लस वाला है इस माइनस वाला के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये नेगेटिव वाला इस प्लस वाला के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो क्या हो जाएगा, लीड आयोडाइड, ठीक है, और साथ ही साथ पोटेशियम नाइट्रेट, लीड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ये जो बना है लीड आयोडाइड, ये लीड आयोडाइड बेसिकली येलो कलर का होता है, ठीक है, और साथ ही साथ ये प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। पहला बात येलो कलर का होता है और प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो अगर आपको एक्टिविटी नंबर 2 में ऑब्जर्वेशन लिखना होगा, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, तो आप ऑब्जर्वेशन क्या क्या लिखोगे, ऑब्जर्वेशन नंबर 1 क्या हुआ, ठीक है, येलो कलर का फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है, और दूसरा फॉर्मेशन ऑफ येलो कलर, ठीक, यानी कि इसमें 2 चीज देखने को मिला। तो इस ऑब्जर्वेशन को भी आपको नोट करना है और इसको भी नोट करना है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं बात कर रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का, ठीक है ना, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट यहाँ पर दिख गया, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होना, और दूसरा बात चेंज इन कलर। तो ये 2 प्रॉपर्टीज का एग्जाम्पल आपको मैं बता चुका हूँ एक्टिविटी नंबर 2 के हेल्प से, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को मन में आ रहा होगा कि सर ये प्रेसिपिटेट किसका नाम है, प्रेसिपिटेट किसको बोलते हैं, तो लिख देते हैं सर प्रेसिपिटेट क्या होता है, ठीक है। प्रेसिपिटेट के बारे में लिख लो। प्रेसिपिटेट बेसिकली एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन के समय एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, उसे को बोलते हैं क्या, प्रेसिपिटेट, ठीक है, लिख लो। इनसॉल्यूबल सब्सटेंस, इनसॉल्यूबल सॉलिड
insoluble solid substance formed during chemical reaction, during chemical reaction। ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। बात पकड़ में आ गया। चलो इसको लिख लिया, अब इसको इरेज कर दे, पक्का, ठीक। अब हम लोग एक्टिविटी नंबर 3 की ओर चलते हैं और एक्टिविटी नंबर 3 को समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 3 में बेसिकली कहा जा रहा है, तो एक बार एनसीईआरटी बुक को पढ़ लिया जाए, फिर समझते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, चलो समझते हैं आप एक्टिविटी नंबर 3 में क्या बोल रहा है, समझो ध्यान से। इसमें फिर बोला गया है कि एक आप कोनिकल फ्लैक्स लीजिए या फिर एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए। ठीक है, तो हम लोग टेस्ट ट्यूब भी लेते हैं, क्या मान लेते हैं ये इस तरीके से, ये टेस्ट ट्यूब या फिर कोनिकल फ्लैक्स मान लीजिए, और इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं जिंक का ग्रेन्यूल्स। ठीक है ना, ये रहा आपका जिंक का ग्रेन्यूल्स। ठीक है, आपको भी अपने नोट्स में एज इट इज इसी तरीके से डायग्राम बना करके लिखना है। ठीक है, जिंक के ग्रेन्यूल्स यहां पर है, जिंक ग्रेन्यूल्स, ठीक है। अब इस जिंक ग्रेन्यूल्स में ऐड करना है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, और दोनों केस में क्या ऑब्जर्वेशन होती है उसी चीज को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर ऐड करके देख लेते हैं। एक यहाँ पर ले लेते हैं केस नंबर 1 कर लेते हैं, यहाँ पर केस नंबर 1। ठीक है, इसमें आपका भरा हुआ है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग ऐड कर रहे हैं इस टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐड कर दिए, ऐड कर दिए, ऐड कर दिए। अब सुनो ध्यान से, अब जैसे जैसे आप HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करोगे किसके अंदर, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करते चला जाएगा। क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो बाद में अगर आप इसको टच करके देखोगे, इस टेस्ट ट्यूब को या फिर कोनिकल फ्लैक्स को टच करोगे तो बहुत ज्यादा गर्म फील होगा। क्यों, क्योंकि रिएक्शन होने की वजह से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो समझना ध्यान से। अब केस नंबर 1 में क्या हो रहा है, जिंक है। ठीक है, जिंक रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। जब ये रिएक्ट करेगा बच्चों, तो रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा, तो रिएक्ट करने के बाद क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड बनाएगा, ZnCl2। ठीक है, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस का भी फॉर्मेशन करता है, हाइड्रोजन गैस का भी फॉर्मेशन करता है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम किस नंबर, यहाँ तक बात समझ आ गया ना, क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले जैसे ही HCl को, डाइल्यूट HCl को इस टेस्ट ट्यूब के अंदर रखे, तो जिंक में और HCl में क्या हुआ, रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन होने की वजह से इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते चला गया। ठीक है ना, तो जब रिएक्शन होने के बाद इसको आप टच करोगे तो बहुत ज्यादा हीट फील होगा, बहुत ज्यादा गर्म फील होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ रिएक्शन होने के बाद क्या हुआ, एक हाइड्रोजन गैस का भी यहाँ पर क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, चलो, या फिर इवोल्यूशन बोल दो। केस नंबर 2 देख लेते हैं। केस नंबर 2, केस सेकंड, केस सेकंड में यहाँ पर मान के चलते हैं। ठीक है, एक जो है यहाँ पर
डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, ऐसे मान लो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अब सेकेंड केस में जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को इसके अंदर ऐड करेंगे बच्चों, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जब ऐड करेंगे तब क्या होगा, क्योंकि ये भी एसिड है और HCl भी एसिड ही था, ठीक है, सल्फ्यूरिक भी एसिड है और HCl भी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों एसिड है। तो जब एसिड के साथ रिएक्शन होगा जिंक का, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और टेम्परेचर इंक्रीज जब कर जाएगा तो रिएक्शन होने के बाद अगर आप इसको टच करते हो तो गर्म फील होगा आपको, ठीक है, हीट फील होगा। बात तो करने आ गया। अब इसका एक बार रिएक्शन आप देख लो, ठीक है। सेकेंड में क्या हो रहा है, जिंक रिएक्ट कर रहा है किससे, H2SO4 से, सल्फ्यूरिक एसिड से। जब इससे रिएक्ट करता है तो फॉर्मेशन क्या होगा, तो इसमें भी देखोगे आपको तो जिंक सल्फेट आपको दिखेगा ZnSO4, ठीक है, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होते आपको नजर आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सर यहाँ पर दोनों केस में क्या हो रहा है, पहला एक बात तो देखने को मिल रहा है कि दोनों जब रिएक्ट कर रहे हैं इनकी HCl और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों जब रिएक्शन करता है जिंक से, तो दोनों में ही टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। और दूसरी बात, गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। तो उस ऑब्जर्वेशन को लिख लेते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहला नंबर और दूसरा नंबर, पहला में क्या हो रहा है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, और दूसरा इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। अब एक बात बताओ बच्चा, जब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर सिर्फ और सिर्फ जिंक ग्रेन्यूल्स रखा होगा, उस समय जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होगा वही टेम्परेचर इस टेस्ट ट्यूब का होगा। बात समझ आ रहा है। जब सिर्फ और सिर्फ जिंक ग्रेन्यूल्स रखा होगा इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होगा वही इस टेस्ट ट्यूब का भी टेम्परेचर होगा। लेकिन जैसे ही इसमें HCl या फिर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किए तो रिएक्शन होने की वजह से इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, ठीक है, यानी कि हुआ क्या, टेम्परेचर में चेंज आया, टेम्परेचर में बदलाव आया। और दूसरा बात, रिएक्शन होने के बाद दोनों केस में हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन देखने को मिला, ठीक है। तो क्या एक्टिविटी नंबर 3 से आपको ये दोनों बात का क्लियर हो गया है कि सर इवोल्यूशन ऑफ गैस वाला प्रॉपर्टी और चेंज इन टेम्परेचर वाला प्रॉपर्टी, ये दोनों भी अब समझ में आ चुका है, ठीक है। इसको आप लोग एक बार नोट कर लो। अब आपको बताते हैं चेंज इन स्टेट। तो सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, फेमस एग्जांपल है कि हाइड्रोजन गैस को अगर मैं रिएक्ट करा दूं ऑक्सीजन गैस के साथ, तो बच्चों फॉर्मेशन हो जाता है वाटर का, ठीक है, और वाटर लिक्विड होता है। ऑक्सीजन एक गैस है, सॉरी हाइड्रोजन एक गैस है और ऑक्सीजन भी एक गैस है। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का जब रिएक्शन हुआ तब जाकर के वाटर का फॉर्मेशन हुआ, जिसका स्टेट क्या है, लिक्विड है, ठीक है। तो जब वाटर का फॉर्मेशन हुआ तो इस एग्जांपल से आपको पता चल रहा है इस प्रॉपर्टी के बारे में कि सर यहाँ पर स्टेट चेंज होता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है बच्चों, बात पकड़ में आ गया। तो आज जो हमारा टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तो इस चीज को अपने नोट्स में बहुत ही बेहतरीन तरीका से सजा के अच्छा से लिख लीजिएगा। जिस तरीके से डायग्राम बना रहे हैं, आपको एक्टिविटी समझा रहे हैं, उसी तरीके से आप भी अपने नोट्स में डायग्राम के साथ पूरा एक्टिविटी को लिखिएगा, ऑब्जर्वेशन के साथ लिखिएगा, क्योंकि डायग्राम दे करके
आपसे ऑब्जर्वेशन के बारे में पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो हर एक चीज को बारीकी से समझते हुए चलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, मुस्कुराते रहिए और खिलखिलाते रहिए। ठीक है, थैंक यू।